ठीक है सर। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आज का जो हमारा विषय चल रहा है बाल गोविंद भगत, और आज हम इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में ये गद्य खंड से दूसरा अध्याय है। ठीक है भाई, एक पृष्ठ हम पढ़ चुके थे, लगभग 2 पृष्ठ पढ़ चुके थे, और इस दूसरे पृष्ठ में जो अंतिम पंक्तियां हैं, कार्तिक आया नहीं कि, यहाँ से शुरू करेंगे। पेन पेंसिल निकाल लेना। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक क्या होता है? कार्तिक होता है कार्तिक का महीना, देसी महीने का नाम है ये, जिसको हम कैतक भी बोल देते हैं। गांव की भाषा में हम इसे कैतक बोलते हैं। कैतक, कैतक का मतलब क्या हो गया? का इसका मतलब हो गया, अंग्रेजी महीनों के अनुसार चले तो अक्टूबर के अंतिम 15 दिन और नवंबर के शुरुआत के 15 दिन, शुरुआती 15 दिन, और इन 15 दिनों को जोड़कर एक महीना बनता है, देसी महीना, जिसका नाम है कार्तिक या कार्तिक, या जिसे गांव की भाषा में क्या कहते हैं? कैतक बोलते हैं। ठीक है भाई। प्रभातियां, प्रभातियां क्या होती हैं? प्रभातियां होती है जो प्रातः के समय गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, मॉर्निंग टाइम में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, उन्हें प्रभातियां बोलते हैं। फागुन, फागुन, फागुन कौन सा महीना होता है? फागुन भी, ये विदेशी महीने का नाम है। ठीक है, ये भी क्या है? देसी महीने का नाम है। अभी जैसे इसमें हमारा जो ये गया था, क्या नाम, मार्च। ठीक है, क्या गया था? मार्च का महीने में जो फाग आया था, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, फरवरी के अंतिम 15 दिन और मार्च के शुरुआत के 15 दिनों को मिलाकर देसी महीने का बनता है फागुन, अंतिम महीना होता है। इसके बाद फिर से नया कैलेंडर शुरू हो जाता है देसी महीनों के अनुसार, चैत्र। ठीक है, अभी तक इस अध्याय में 2 पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं। कुल 4 देसी महीनों के नाम आ चुके हैं इसमें। 4, आषाढ़, फागुन, भादो और कार्तिक, ये 4 महीनों के नाम आ चुके हैं अभी तक। चारों के संदर्भ में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, इन दिनों वह सवेरे ही, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, गांव से कितने मील दूर पर जाते थे बाल गोविंद भगत नदी स्नान करने के लिए? नदी स्नान के लिए कितने मील? 2 मील। कितने मील? 2 मील। ठीक है, अब आजकल तो हम दूरी को किस में मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। पहले कोसों में या मीलों में मापा जाता था। मील में करीबन मेरे हिसाब से 2.25 या 2.5 किलोमीटर के आसपास जो किलोमीटर बनता है, 1 मील में इतना किलोमीटर बनता है। ठीक है, आगे है, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। पोखरे, पोखर, पोखर, पोखर क्या होता है? तालाब। पोखर क्या होता है? तालाब। और ऊंचे भिंडे, भिंडा क्या होता है? भिंडे बोलते हैं जगह को, जो ऊंची उठी हुई जो जगह होती है, उसको ऊंचे भिंडे बोला जाता है। ठीक है, जमीन से थोड़ी ऊंची उठी हुई जगह को क्या बोलते हैं? ऊंचे भिंडे। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। और अपने गाने टेरने लगते। गाने टेरने का मतलब है गाना शुरू कर देते थे ऊंची आवाज में। वो और क्या करना शुरू कर देते थे? अपना गाना शुरू कर देते थे। आगे चलिए। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली बोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। आप देखिए, किटकिटाने वाली, किटकिटाने का मतलब क्या है? ऊंची आवाज में
ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, ठीक है। और बोर बोर और सॉरी, किटकिटाने का मतलब है ठंड के कारण दांतों का कांपना, कंपाने वाली जो सर्दी होती है, सुबह होती है, और जो सर्दी होती है उसको किटकिटाने वाले बोलते हैं, ठीक है। और बोर बोर का मतलब होता है सुबह, ठीक है। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था, अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी। लोई लगना, सुबह की जो लालिमा होती है उसको लोई बोलते हैं, ठीक है। जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुआसा छा रहा था। कुआसा का मतलब क्या होता है? कोहरा, ठीक है। कुआसा का मतलब क्या होता है? कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत, आवृत का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। आवृत का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, कोहरे से ढका हुआ दिखाई दे रहा था पूरा का पूरा वातावरण। उस रहस्यमयी वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। एक कुश, कुश क्या होता है? कुश होता है एक नुकीली घास होती है, उसको कुश बोलते हैं। नुकीली घास को क्या बोलते हैं? कुश बोलते हैं, ठीक है भाई। और काली कमली, काली कमली यानी कि काले रंग का कंबल ओढ़े बैठे थे, ठीक है। आगे चलिए। उनके मुंह से शब्दों का तांता लग रहा था। तांता लगना मुहावरे का प्रयोग है, यानी कि लगातार कुछ न कुछ बोलते रहना, लगातार कुछ न कुछ निकलते रहना, कंटिन्यूटी में कुछ न कुछ निकालते रहना, उसको तांता लगना बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते। सुरूर, सुरूर क्या होता है? नशा, नशा छा जाता था उन पर, ठीक है। इस समय जब वो खंजड़ी बजाते थे और वो गीत गाते थे तो गीत गाते गाते उन पर नशा छा जाता था उस गाने का, बजाने का, ठीक है। आगे चलिए। उत्तेजित हो उठते, उत्तेजित होना, जोश में आ जाना। उत्तेजित होना, जोश में, जोश बढ़ाना या जोश में आ जाना। उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाते। मैं जाड़े से कम कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु क्या होते हैं? मेहनत की जो बूंद होती है, यानी कि पसीने की जो बूंद होती है। श्रम बिंदु क्या हो गया? पसीने की जो बूंद है उसको श्रम बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संध्या क्या होती है? संध्या होता है सायंकाल, शाम को बोलते हैं उमस भरी। उमस भरना यानी कि घुटन भरी, घुटन भरी, जहाँ सांस लेने में दिक्कत होती हो, परेशानी होती हो, गर्मी ज्यादा हो, ठीक है। तो अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के आसन जमाने का मतलब क्या हो गया? आसन जमाना यानी कि चौकड़ी मारकर बैठ जाना। आसन जमाने का मतलब क्या हो गया? चौकड़ी मारकर बैठ जाना। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। अब ये सभी कुछ क्या बताता है? ये सभी पूरा, ये पूरी की पूरी जो घटना यही बताती है कि जब भी बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी से खंजड़ी बजाते और गीत गाते तो गांव के आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर बाल गोविंद भगत के इर्द गिर्द एकत्रित हो जाया करते थे, क्योंकि उनका जो संगीत था वो बड़ा ही मधुरमय था। वो आकर्षित करने वाला था, मन को मोहने वाला था और लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए आसपास के जो लोग हैं उसके गीत संगीत को सुनने के लिए उनके पास आ जाते थे। किसके पास है? बाल गोविंद भगत के पास, ठीक है भाई। आगे चलिएगा। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती।
करताल, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स हाथ, और तालो यानी कि जब हम दोनों हाथों से क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो करतालों का मतलब हो गया तालियां, करतालों का मतलब क्या हो गया, तालियां। बरमार होना, ये भी मुहावरा है। बरमार होने का मतलब है कि किसी चीज की अधिकता होना, ज्यादा ज्यादा होना। परमार का मतलब क्या हो गया, अधिक या ज्यादा। ठीक है, आगे चलिए। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती और तिहराती। दोहराना, उसको फिर से रिपीट करना, तिहराती, तीसरी बार उस चीज को बोलना, कहना। ठीक है, जो कौन सी चीज को बोलना कहना, जो बाल गोविंद भगत गाते थे, उस पंक्ति को, उस काव्य पंक्ति को, जो उनकी प्रेम मंडली थी, जो वहां पे लोग एकत्रित हो गए थे, वो उसी पंक्ति को दोहराते थे या तिहराते थे। ठीक है, या आगे चलिएगा। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, धीरे धीरे, ये जो शब्द है धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है भाई। कौन सा, क्या आ जाएगा इसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अब मैं पहले भी आपको बता था कि ये इस प्रकार के जो शब्द है, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, जितने भी विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं, ठीक है, ये शाबाश, धिक्कार, छी छी, इस प्रकार के जो शब्द है, ये सभी के सभी अविकारी के दरमियान आते हैं। और अविकारी के कितने भेद बताए थे मैंने आपको, अविकारी के 5 भेद बताए थे। क्रिया विशेषण, और क्या नाम है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक के अतिरिक्त विस्मयादि बोधक, और विस्मयादि बोधक के अतिरिक्त जो अंतिम था निपात। ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो इस पंक्ति में कौन सा हो गया, रीतिवाचक। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है जब क्रिया के होने के ढंग तरीके के बारे में बताया जाए कि क्रिया किस स्टाइल से हो रही है, किस ढंग से हुई है क्रिया, किस रूप में हुई है। ठीक है, अगर क्रिया के होने के समय के बारे में बताएंगे तो कालवाचक, अगर उसके स्थान के बारे में बताएंगे, जैसे समय के बारे में कल, परसों, सुबह, आज, दोपहर में, शाम को, इस प्रकार के जो शब्द है, ये क्रिया के होने के समय के संदर्भ में बताते हैं तो कालवाचक। अगर स्थान के बारे में बताते हैं, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ठीक है, तो स्थानवाचक हो गया। अगर उसके परिमाण के बारे में बताते हैं, थोड़ा, अधिक, न्यून, तो वो परिमाण हो जाएगा। और इस प्रकार के अकस्मात हो गया, धीरे धीरे हो गया, तेजी से हो गया। क्रिया के होने के ढंग तरीके के बारे में बताया कि क्रिया किस रूप में हो रही है, तेजी से हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, अचानक से हो गई है। इस प्रकार से, इस प्रकार के जो शब्द ऐसे ही प्रतीत कराते हैं तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस पंक्ति में क्या हो गया, इस पंक्ति में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है भाई। ठीक है, आगे चलिएगा। एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन पर भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। हावी होना, ये भी एक तरह से मुहावरे के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हावी होने का मतलब हो गया भारी पड़ना। हावी होने का मतलब क्या हो गया, भारी पड़ना। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। उनके सामने ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। नृत्यशील का मतलब होता है नाचने को मन करना। नृत्यशील का मतलब क्या हो गया, नाचने को होना। ठीक है, या नाचने को मन करना। आगे चलिए। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ओतप्रोत यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, बाल बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना। संगीत साधना क्या होती है, संगीत में लीन होना। संगीत साधना का मतलब क्या हो गया, संगीत में लीन होना। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष
चरम उत्कर्ष का मतलब क्या हो गया? सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाना, अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाना। ठीक है, चरम उत्कर्ष। उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा, ये देशज शब्द है बोधा। तो इस प्रकार के शब्दों से ये प्रतीत होता है कि साहित्यकार ने अपनी रचनाओं में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। बोधा का मतलब होता है कमजोर, वीक। ठीक है, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। निगरानी का मतलब क्या हो गया? देख रेख करना, देखभाल करना, और मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, प्यार। आगे है, बड़ी बड़ी साधु से उसकी बड़ी साधु ने बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। साध क्या होता है? साध होता है इच्छा। साध क्या होता है? इच्छा। तो पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। वो पतोहू क्या होता है? पुत्र की जो वधु होती है, पुत्र की जो पत्नी होती है, उसको पतोहू बोलते हैं, पुत्र वधु। ठीक है, और सुभग का मतलब, बग बग का मतलब होता है सुंदर, और सु उपसर्ग है इसमें। सु क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका मूल अर्थ क्या हो गया? सुंदर। और सुशील, सुशील का मतलब क्या होता है? सुशील का मतलब होता है जो अच्छे व्यवहार वाली होती है, अच्छे व्यवहार वाली। इसमें भी सु उपसर्ग है, शील मूल शब्द है। ठीक है, अच्छे व्यवहार वाली, यानी कि व्यवहार से भरी हुई, अच्छे व्यवहार से भरी हुई जो औरत होती है, या फिर कोई भी हो सकता है। तो आगे चलिएगा, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी कि प्रबंधिका क्या होती है? जो अरेंज करने वाली होती है, प्रबंध करने वाली होती है। ठीक है, और दुनियादारी से निवृत्त कर देना, यानी कि निवृत्त का मतलब क्या होता है? निवृत्त का मतलब होता है उसे मुक्त कर देना, आजाद कर देना। ठीक है, और दुनियादारी, घर गृहस्थी के काम काजों से वो उसके पुत्र वधु ने बाल गोविंद भगत को बिल्कुल ही क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, बाल गोविंद भगत से बाल गोविंद भगत घर के काम काजों को हाथ नहीं लगाते थे। वो इतना ज्यादा वो नहीं किया करते थे, इतने उसमें दखल अंदाजी नहीं करते थे घर के काम काजों में, क्योंकि उनके पुत्र वधु ने उन्हें एक तरह से घर के काम काज से मुक्ति दिला दी थी। ठीक है, आगे चलिए। उसने उसने उनका उसने और निवृत्त कर दिया था। उसने का मतलब पुत्र वधु ने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी और सब का ध्यान खींच कर रहती है। उनका बेटा बीमार है, यानी कि कहने का मतलब ये है इस पंक्ति में कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार था, तो गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग उनकी देखरेख के लिए, उनका चाल जानने के लिए, पूछने के लिए, उनका स्वास्थ्य को पूछने के लिए कोई भी उनके पास नहीं आया है। उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया था। ठीक है, चलिए। इसकी खबर रखने को लोग और गांव के लोग अपने कामों में क्या रहते थे? व्यस्त रहते थे। उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत के बीमार बेटे का हाल चाल पूछे या उनकी किसी रूप में सहायता करे। ठीक है, इतना लोगों के पास समय नहीं होता। और ये जो बात है, ये बात आधुनिक युग में भी, यानी कि आधुनिक युग से मतलब है इस समय, आधुनिक युग तो चल ही रहा है वैसे, ये आधुनिक युग की बात ही है। इस समय प्रेजेंट टाइम में भी ये जो बात है आज भी लागू होती है। अगर आप देखोगे भी, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बीमार है, तो बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए आते हैं, या फोन पर या व्हाट्सएप पर या फिर जैसे भी है हाल चाल पूछते हैं। बहुत ही कम, चाहे महीना महीना हो जाए, 20 दिन हो जाए, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के स्वास्थ्य के संदर्भ में, एक दूसरे की बीमारियों से के संदर्भ में उनसे अच्छे से परिचित होते हैं। ठीक है, तो किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है।
हमने सुना। बाल गोविंद भगत का बेटा। कुतूहल कुतूहलवश का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा के कारण। कुतूहल इसका मतलब क्या हो गया? जानने की इच्छा रखना। ठीक है। देखकर दंग रह गया। दंग रहना ये भी मुहावरा है। दंग रहने का मतलब है हैरान रह जाना। आगे, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर, लिटाकर में कौन सी क्रिया बताई थी? पीछे भी मैंने कौन सी क्रिया बताई थी? 7 तरह की क्रियाएं बताई थी मैंने आपको। ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर। तो लिटाकर में पहचान बताई थी ना, कर या करके। तो कौन सी क्रिया होती है अगर कर या करके किसी भी क्रिया के साथ लगी हुई है? ये जो शब्द है कर या करके अगर किसी क्रिया के साथ लगा हुआ है तो कौन सी क्रिया बताई थी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। आगे चलिएगा। लिटाकर, एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर, तोड़कर में भी पूर्वकालिक क्रिया है, उस पर बिखरा दिए हैं। फूल क्या है? जला रखा है। सिरहाने क्या होता है? सिर के पास। और चिराग जलाना, चिराग जलाने का मतलब है, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। चिराग जलाने का मतलब है दीपक या दिया जला देना उनके सिरहाने। किसके सिरहाने? किसकी बात चल रही है? उनके मृत बेटे के संदर्भ में। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? जिस समय उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, बाल गोविंद भगत ने क्या किया था? दुख नहीं प्रकट किया था, बल्कि खुशी मनाई थी। उन्होंने ये था कि उनकी ये सोच थी कि अब आत्मा परमात्मा से जा मिली है। ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। ठीक है। आगे चलिएगा। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलीनता। तलीनता क्या होती है? तलीनता का मतलब होता है गहराई। तलीनता का मतलब क्या होता है? गहराई। अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इस शब्द में व्यंजन संधि निकल कर आएगी। कौन सी संधि निकल कर आएगी? व्यंजन। 3 तरह की संधि होती है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन में क्या है? अगर किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाता है तो वो फिर नियमानुसार बदल जाता है। तो इसमें नियमानुसार क्या बदल गया? तल जमा लीनता। तल अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? तल जमा लीनता। यानी कि लय वर्ण के बाद अगर लय वर्ण आ जाता है, लय वर्ण के बाद अगर लय वर्ण आ जाता है, और सॉरी, तत् जमा लीनता, तल मैंने गलत बोल दिया। तत् जमा लीनता, तत् जमा लीनता इसका संधि विच्छेद बनेगा। तत् जमा लीनता। अगर तय वर्ण के बाद लय वर्ण आ जाता है तो वो तय किस में बदल जाता है? लय में। और फिर उसके पैर से हलंत हट जाता है, यानी कि खड़ी पाई हट जाएगी। तो क्या बन जाएगा उसका? अर्ध बन जाएगा। तो क्या उच्चारण हो जाएगा उसका? नए शब्द का निर्माण क्या बन जाएगा? तलीनता। क्या बन जाएगा? तलीनता। यानी कि तत् जमा लीनता। तय के बाद अगर लय आ जाता है, तय के बाद अगर लय वर्ण आ जाता है तो इस ये संधि ये व्यंजन संधि का नियम है। आगे चलिएगा। घर में पतौर हो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतऊ के नजदीक भी जाते। कभी कभी किसके नजदीक भी जाते? पतऊ के नजदीक भी जाते। और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उसको रोने के बदले क्या करने को? उत्सव मनाने को कहते हैं। और ये जो उपयुक्त पंक्ति है ना, उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत चले जा गीत गाए चले जा रहे हैं। इस पंक्ति में भी कौन सी क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। के सामने और सामने। ठीक है। तो स्थान के संदर्भ में बता दिया। ठीक है, स्थान का बोध करा दिया।
मैंने आपको पहले बताया क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 के। कालवाचक, काल में समय का बोध होता है, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय के संदर्भ में बताया जाता है। फिर स्थानवाचक, स्थान में उसके जगह के संदर्भ में बताया जाता है। फिर परिमाण, परिमाण में उसके नाप तोल के संदर्भ में बताया जाता है। और जो अंतिम है, अंतिम में क्या है, अंतिम में बताया जाता है उसके क्या नाम है, रीतिवाचक, उसके होने के ढंग तरीके के बारे में बताया जाता है। ठीक है, क्या बताया जाता है, उसके उस क्रिया के होने के ढंग तरीके के बारे में बताया जाएगा, यानी कि उसके स्टाइल के बारे में बताया जाएगा कि क्रिया किस विधि से हुई है, किस रूप में हुई है, धीरे धीरे हुई है, तेजी से हुई है, या फिर किसी अन्य रूप में हुई है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, तो इसमें पंक्ति में कौन सी क्रिया होगी, इसमें होगी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पुनः लौटिए, दोबारा से आगे चलते हैं। तो गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहिणी क्या होती है, विरहिणी क्या होती है, विरहिणी होती है जो विरह में तड़फ रही होती है, जो किसी के प्रेम में, जो बिछुड़न में तड़प रही है, जो किसी से अलग हो गई है, उसके विरह में तड़पना, उसे पाने की कोशिश करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विरहिणी। उसे क्या बोलते हैं, विरहिणी। यानी कि एक तरह से किस चीज की बात हो जाती है इसमें, एक तरह से इसमें जो वियोग श्रृंगार की बात आ जाती है, वियोग श्रृंगार की, वियोग श्रृंगार रस की बात आ जाती है। ठीक है, दो तरह के होते हैं जो संयोग श्रृंग, जो श्रृंगार रस की बात करेंगे तो दो तरह का होता है, एक संयोग और एक वियोग। संयोग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, अब जो गलत बातें हैं वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन वियोग में क्या है, वियोग में अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो आगे चलिएगा। भलाई से बढ़कर, बढ़कर में फिर से पूर्वकालिक क्रिया है। भलाई से इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। आग दिलाने यानी कि मुर्दे को जो आग इत्यादि लगाए जाते हैं उसे आग दिलाना बोलते हैं। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, यानी कि मृत्यु के बाद पितरों की शांति के लिए किया गया जो क्रम होता है उसको श्राद्ध बोलते हैं। यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के बाद पितरों की शांति के लिए जो क्रम किया जाता है, जो किया जाने वाला क्रम होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। पतोहू के भाई को बुलाकर, बुलाकर में से फिर से प्रोकालिक क्रिया है, उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, रो कर में फिर से प्रोकालिक क्रिया है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, भगत का निर्णय अटल था, यानी कि उसका जो फैसला था वो बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता था। अटल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अटल, उसे क्या बोलते हैं, अटल। आगे चलिएगा। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर
चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। दलील यानी कि उनका विनती लगा लीजिए या उनका फैसला लगा लीजिए। वैसे दलील का मतलब विनती होता है, रिक्वेस्ट होते हैं, ठीक है। और इस दलील के आगे इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप होना यानी कि जैसे बाल गोविंद भगत ने अपनी मौत के जैसा बाल गोविंद भगत ने अपनी मौत के संदर्भ में सोच रखा था, वैसे ही मौत बाल गोविंद भगत की हुई है। यानी कि उनकी सोच के अनुसार ही उनकी मौत हुई है। अनुरूप होता है के अनुसार हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते हैं, हर वर्ष। इस पंक्ति में फिर से देखिए ये हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, हर वर्ष। हर वर्ष यानी कि समय का प्रतीत हो गया, समय के संदर्भ में बता दिया। तो कौन सी क्रिया हो गई? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया होगी? कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। संत समागम का मतलब क्या होता है? संत समागम का मतलब होता है संतों के साथ संगति करना, संतों के साथ उठ बैठ करना, संतों के साथ मिलकर रहना, संतों की संगति में रहना, संतों के नियम कायदे कानून उनके आदेशों का पालन करना, उनकी मंडली में बैठकर उनकी मंडली में बैठना, संतों की मंडली में बैठना, उसे संत समागम बोलते हैं। समागम में होता है मिला जुला रूप, और संत यानी कि संतों का साथ मिला जुला जो रूप होता है। लोक दर्शन, लोक दर्शन होता है लोगों के दर्शन, लोगों के दर्शन करना, ठीक है। आगे चलिए। पैदल ही जाते करीब 30 कोस, 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस, 30 कोस, कोस का मतलब क्या होता है? मील भी आया था, अब कोस भी आई है। कोस का मतलब है 2 मील के बराबर, 2 मील के बराबर, यानी कि 2 मील के बराबर कोस होता है। एक कोस 2 मील के बराबर होता है, ठीक है। और मील में मैंने आपको किलोमीटर बता ही दिया था, ठीक है। आगे साधु को संबल लेने का क्या हक है? संबल, संबल का मतलब होता है सम उपसर्ग हो गया, बल इसमें मूल शब्द हो गया। संबल का मतलब हो गया सहारा, सपोर्ट, ठीक है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर, खाकर में फिर से प्रोकाल क्रिया, खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर में फिर से प्रोकाल क्रिया, घर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक क्या होती है? टेक होता है आदत, जो नियम होते हैं, हैबिट। अंग्रेजी में हैबिट बोलते हैं, हैबिट, ठीक है। आगे चलिए। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। तबीयत यानी कि उसका जो स्वास्थ्य था बाल गोविंद भगत का, थोड़ा बुखार आने लगा, थोड़ा बुखार आने लगा। अब इस पंक्ति को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। थोड़ा, थोड़ा जो शब्द है वो उसके परिमाण के का बोध कराता है, उसके माप तोल के संदर्भ में बताता है, क्रिया के माप तोल के संदर्भ में बताता है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया इसमें। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण आ गया? कौन सी क्रिया विशेषण हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है भाई। आगे चलिएगा। किंतु नेम वर्त तो छोड़ने वाले नहीं थे। नेम वर्त क्या होता है? नियम इत्यादि, नियम जो होते हैं, नियम वर्त आदि, ठीक है। आगे चलिए। वही दोनों जून गीत। जून का मतलब क्या होता है? समय। 2 जून, 2 वक्त,
2 टाइम का, 2 टाइम्स, ठीक है। दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, स्नान ध्यान का मतलब होता है स्नान और भगवान, स्नान करके भगवान में ध्यान लगाना, उसको स्नान ध्यान बोलते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छीजने लगे, छीजने का मतलब क्या होता है, छीजने लगने का मतलब होता है छीजने का मतलब होता है वीकनेस आना, यानी कि कमजोर पड़ना। छीजने का मतलब क्या होता है, कमजोर पड़ना। आगे चलिएगा, लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर में फिर से पूर्वकालिक क्रिया है, हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए, इस पंक्ति को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए। उस दिन, उस दिन, उस दिन किस चीज का बोध कराता है, क्रिया के समय का बोध कराता है कि क्रिया किस समय हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया विशेषण हो जाएगा, इधर आ जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन कौन सा क्रिया विशेषण आ जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा टूटना, तागा टूटने का मतलब एक तरह से मुहावरे के रूप में है। तो तागे टूटने का मतलब होता है कि जीवन की जो सांसें हैं उन सांसों का पूरा हो जाना, यानी कि जीवन की सांसें पूरी हो जाना, उसे बोलते हैं तागा टूटना। उसे क्या कहते हैं, तागा टूटना। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा, क्यों नहीं सुन पाए थे भोर में लोग गीत, क्योंकि अब बाल गोविंद भगत इस संसार में नहीं रहे थे, वो क्या हो गए थे, मर गए थे, यानी कि उनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो उनका पंजर पड़ा था। पंजर क्या होता है, शरीर। पंजर क्या होता है, शरीर। ये जो अध्याय है ये आपका समाप्त हो गया। इसके प्रश्न उत्तर लिख लेना, बाकी करेंगे कल। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।